બધા ડોક્ટર તો છો જ, કંઈ શીખવાડવાની જરૂર નથી, પણ કંઈક આ સેમિનારની અંદર થોડું શીખવા મળે એ આશાએ ડોક્ટર ગુપ્તા સાહેબને નિવેદન છે કે આપણો ટોપિક ચાલુ રાખો. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ વીરુભાઈ, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ બેસ્ટ ઓફ ડોક્ટર લક ગુપ્તાજી. યસ સર, થેન્ક યુ સર. હવે દરેક પોતાનો તમારો ઓડિયો પોતાનો મ્યુટ કરી દો. હા, थैंक यू सर, थैंक यू. आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ द फिजिशियंस, प्रेसिडेंट डॉक्टर दिलीप दासियानी सर, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हर्षद वेदा सर, डॉक्टर विजय पटेल सर, डॉक्टर विशाल सोनी सर, मामजी सर, सभी डॉक्टर काचवा सर, डॉक्टर प्रियेश नागरेचा सर, सभी हमारे सम्मानित सदस्यों को जिनके सहयोग से यह संगठन चल रहा है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया है कि मैं अपना एक व्यू प्रेजेंट करूं. तो हमारा टॉपिक आज का है रिलेटेड टू डेंगू. डेंगू एक आज के समय में ऐसा प्रॉब्लम है जिसके लिए हम अगर देखें तो दीपावली के आसपास पूरे इंडिया में कोरोना से ज़्यादा तेज फैल रहा था और उसमें सैकड़ों डेथ हुई है. कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था उस समय. तो उससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे. ये आज का हमारा टॉपिक है डेंगू फीवर. डेंगू अगर हम देखें तो डेंगू एक इस तरीके का डिजीज है जो कि जहाँ गर्म प्लेसेज हैं इंडिया, या हम ये कह सकते हैं कि जो कि कैंसर टू द एज ऑफ द विषुवत रेखा बोलते हैं जिसको, तो इसके बीच में जितने एरिया कंट्री पड़ते हैं, श्रीलंका, इंडिया, अफ्रीका, सम पार्ट ऑफ द अमेरिका, ऐसे जहाँ पर जो है टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो वहाँ पर ये डेंगू ये डिजीज़ फैलती है. तो इससे रिलेटेड हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ये डिजीज़ कैसा है कि ये नॉन स्पेसिफिक फेब्राइल इलनेस टू द फैटल हेमरेजिक डिजीज मीन्स हम देखते हैं बहुत सी बीमारियां होती है जिसमें जो है हेमरेज होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है. तो उसमें ये ऐसा बीमारी है जिसमें ये हेमरेज होने के चांस रहते हैं. ये डिजीज जब हम देखते हैं तो इसमें इन्फेक्शन ये वायरस से होता है और वायरस को स्प्रेड करने के लिए मॉस्किटो होता है. यहाँ पर हम देखेंगे वायरस के बारे में. तो वायरस ये एक फ्लेवी वायरस या आर्वो वायरस बोलते हैं इसको. आर्वो वायरस वो सब वायरस होते हैं जो कि इंसेक्ट के द्वारा स्प्रेड होते हैं. दूसरे भी हम डिफरेंट ऐसे वायरस देख सकते हैं जैसे कि जो है ये हमारा रेबीज वायरस है. रेबीज वायरस आर्थ्रोपोड से होता है. ऐसे बहुत से जो वायरस होते हैं तो सभी वायरस जो है इसमें आर्वो वायरस ग्रुप पे आते हैं. जब हम डेंगू वायरस की बात करते हैं तो डेंगू वायरस ये जो है इसके 4 सीरोटाइप्स होते हैं. सीरोटाइप्स मीन्स इस जो हमारे ब्लड में स्प्रेड होते हैं तो अलग अलग तरीके के इसके डिफरेंट 4 टाइप्स हैं. डेंगू वायरस 1 तो इसको डेन शॉर्ट में डेन बोलते हैं. तो डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 इस तरीके से ये 4 सीरोटाइप्स हैं. डेंगू वायरस का साइकिल एक तो ह्यूमन में यानी कि हम ह्यूमन के अंदर चलता है और दूसरा मॉस्किटो में. अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा एक जो पैरासिटिक डिजीज है मलेरिया पैरासाइट तो लगभग वैसा ही. मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम वो पैरासाइट है जबकि ये वायरस. तो ये डिफरेंस है.
पैरासाइट और वायरस में डिफरेंस है, लेकिन मॉस्किटो में वो भी साइकिल चलता है, मॉस्किटो में ये भी चलता है। फिर नेक्स्ट हम बात करें, इन्फेक्शन विद वन वायरस गिव इम्यूनिटी टू दैट सीरोटाइप्स ओनली। ये जो डेंगू वायरस है जो कि 4 सीरोटाइप्स बताए हैं, तो उनमें से जब एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इन्फेक्शन के बाद जब हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है तो उसी टाइप के लिए ये आगे तक, यानी कि आगे वो बीमारी दोबारा नहीं होती है। दूसरे सीरोटाइप से होगी, लेकिन जैसे डेन 1 से हुआ दोबारा डेन 1 से नहीं होगी, डेन 2 से हो सकता है, डेन 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है। इस तरीके से हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होता है। अगर हम इसमें देखें डेंगू वायरस का, ये एक जो है डायग्राम सामने दिखा रहे हैं, तो ये डेंगू वायरस एक जो है एनवेलप्ड वायरस है, एनवेलप दिखाई दे रहा है, और उसमें प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन, एनवेलप प्रोटीन, अंदर वायरस के अंदर हम देखेंगे तो एक कैप्सिड है, और कैप्सिड के अंदर ये यहाँ पर न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पर जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं जो आपको सीरोटाइप बताए हैं, तो वो इसी से सीरोटाइप्स बनते हैं, NS1, NS3, NS4, NS5। एक्चुअल में ये NS का मतलब होता है नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और बाहर जो हमको दिखाई दे रही है जो लिखी हुई है कैप्सिड, यानी कि जो न्यूक्लियस के बाहर की प्रोटीन है वो कैप्सिड है, कैप्सिड ये प्रोटीन है। फिर इनेवलप दिखाई दे रहा है, लाइपोप्रोटीन्स होते हैं इनेवलप में, उसमें से प्रोटीन और मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी ये दो तरीके के अलग अलग प्रोटीन होते हैं। ये हम सामने देख रहे हैं, ये क्या है, वायरस का स्ट्रक्चर। हम आगे देखते हैं इसमें डेंगू से यानी किस वेक्टर के द्वारा, यानी कौन सा आर्थ्रोपोड है जिसके द्वारा हमारी बॉडी में ये स्प्रेड होता है। सब लोग जानते हैं कि ये एडिस एजिप्टी, यहाँ पर जो वायरस है सबसे ज्यादा ये स्प्रेड होता है एडिस एजिप्टी के द्वारा। वहीं पर एक एडिस का दूसरा टाइप भी है, एडिस एल्बोपिक्टस, जिसके द्वारा ये कभी कभी ये भी स्प्रेड होता है, या कह सकते हैं कि जो पैरा अर्बन एरिया होते हैं उनमें ज्यादा फैलता है। एडिस एजिप्टी ये विलेज एरिया या ज्यादा क्राउडी एरिया वहां पर फैलता है, और जो एडिस एल्बोपिक्टस ये जो है जो आउटर एरिया होते हैं जहाँ पर अभी वाटर सप्लाई चालू नहीं हुई प्रॉपर, जहाँ पर अभी क्लीनिंग ज्यादा नहीं होता, उस एरिया में ये फैलता है, इसलिए ये लेस कॉमन बोला जाता है। ये जो वेक्टर है डोमेस्टिक डे बाइटिंग मॉस्किटो, डोमेस्टिक डे बाइटिंग दैट मीन्स कि ये दिन में हमको काटता है। अब यहाँ पर भी मॉस्किटो में ये दो तरीके के, जो एडिस एजिप्टी है ये एक बार ही काटेगा, और वो जो है उसके सलाइवा से हमारे बॉडी में ये वायरस आता है। और वहीं पर जो दूसरा आपको वेक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है एडिस एल्बोपिक्टस, ये कई बार काटता है, एक बार काटेगा फिर दूसरी जगह बॉडी में बैठेगा, फिर काटेगा, तीसरी जगह काटेगा, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। प्रीफर्स टू फीड ऑन ह्यूमन, हम कहीं पर बैठे हैं तो दिन में, यानी कि इसीलिए ये वायरस स्कूल वगैरह में स्प्रेड तेजी से होता है, या ऐसी जगह पर जो कि हम वहां पर काम करते हैं और मॉस्किटो वहां पर दिखाई देता है। ब्रीड्स इन स्टोर्ड वाटर सेम, यानी कोई भी जो है मॉस्किटो होते हैं वो स्टोर्ड वाटर है जहां पर पानी कहीं पर रुका हुआ है उसके अंदर ये ज्यादा ब्रीड करते हैं। शॉर्ट फ्लाइट रेंज, बहुत ज्यादा उड़ नहीं सकते हैं, यानी कि जमीन फ्लोर उससे कुछ फीट ऊपर तक ही ये फ्लाइट करते हैं, इसीलिए ये पैर में ज्यादा काटने का इनका चांस रहता है। हमारे हाथों तक बैठे हुए हैं चेयर पे तो काट सकते हैं। एंड मे बाइट सेवरल पीपल इन सेम हाउस होल्ड, एक मॉस्किटो एक घर में कई लोगों को काट सकता है। वेक्टर का जब हम देखते हैं इसमें, ये सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें, यानी कि व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, इससे हम पहचान लेंगे इसको, यानी कि इसके टेल पर, बॉडी पर, इसके लेग्स में ये व्हाइट स्पॉट्स हैं जिससे इसको हम पहचान सकते हैं आसानी से। अब डेंगू का कुछ हिस्ट्री इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो डेंगू है सबसे पहले ये रिपोर्ट किया गया इसका एपिडेमिक
in the 1779-80 in the Asia, Africa, North America, and at that time it is considered as a mild non-fatal disease. एपिडेमिक जरूर हुआ लेकिन वो नॉन फैटल डिजीज था. एपिडेमिक्स एवरी 10 to 40 years ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सीरोटाइप्स. हर वायरस के नए सीरोटाइप्स आते हैं, उसी तरीके से इसके भी जब नए सीरोटाइप्स आते हैं तो 10 to 40 years में इसमें दोबारा एपिडेमिक हो जाते हैं. आफ्टर वर्ल्ड वॉर II it becomes pandemic of dengue which began in Southeast Asia, expanded geographical distribution, epidemics with multiple serotypes and emergence of dengue hemorrhagic fever. यानी कि जो जब ये वर्ल्ड वॉर II के बाद इसका पेंडेमिक फैला था तो उस टाइम तक ये डेंगू साउथ ईस्ट एशिया से लेकर के पूरे का पूरा फैला. कई इसके डिफरेंट सीरोटाइप थे, उनके द्वारा एपिडेमिक हुआ. यानी काफी कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हुए. डेंगू एक ऐसा बीमारी है जो कि बार बार ये स्प्रेड होता है. यानी कि 1980 में ए सेकंड री एक्सपेंशन ऑफ डेंगू हेमरेजिक फीवर इन एशिया विद एपिडेमिक्स इन इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान एंड अरेबियन कंट्रीज, अफ्रीका, अमेरिका. तो ये डिफरेंट कंट्रीज में प्रोग्रेसिवली लार्जर एपिडेमिक्स यानी बहुत तेजी से फैला. ये जैसे कि आपको बताया था कि ये डिजीज अगर हम देखें मेनली यानी सबसे पहले कहाँ पर मिलती है, कहाँ ज्यादा फैलती है, तो प्राइमरीली टू द अर्बन एरिया, सिटीज के अंदर. ये यहाँ पर मैप में दिखाए गए जो रेड एरियाज हैं, अगर हम देखें तो इक्वेटर के आसपास के सब ये एरिया होते हैं. इक्वेटर से यहाँ पर लाइन देखेंगे कैंसर तक, तो इस ये जो है एरियाज में जितने भी कंट्रीज पड़ रहे हैं वहां पर सबसे ज्यादा ये डिजीज स्प्रेड करती है. नाउ रीजन फॉर रिसर्जेंस, ये बार बार ऐसा क्यों होता है? तो जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे कि ये जो है हमारा प्रॉपरली प्लानिंग के साथ सिटी का फॉर्मेशन नहीं होता. कैसे होता है? अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, सब स्टैंडर्ड हाउसिंग, inadequate water, sewer and waste management. Second thing, deterioration of the public health infrastructure. जितने यहाँ पर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उतना होता नहीं है. फास्टर ट्रेवल, बहुत ज्यादा लोग इधर से उधर स्प्रेड चलते रहते हैं तो इन्फेक्शन भी इधर से उधर स्प्रेड होता है. इनइफेक्टिव मॉस्किटो कंट्रोल इन एंडेमिक रीजन, जहां पर मॉस्किटो ज्यादा है वहां पर उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. हाइपर एंडेमिसिटी, दैट इज अ प्रिवेलेंस ऑफ मल्टीपल सीरोटाइप्स. यानी कि सबसे ज्यादा कौन से एरिया में ये मिलेगा? तो सबसे ज्यादा उस एरिया में मिलता है जहां पर ये कई सीरोटाइप्स इसके एक साथ मिलते हैं. इंडिया की पोजीशन इसमें क्या है? तो इंडिया में सबसे पहले डेंगू 1945 में कलकत्ता में देखा गया. 1963 में इसके यहाँ पर एपिडेमिक्स हुए. डेंगू हीमरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम, एपिडेमिक्स ये लगभग 40 साल से बार बार देखे जा रहे हैं. सीवियर एपिडेमिक अगर हम देखें तो इन द दिल्ली 1996, 2006 in the Lucknow 1998, 2003, 2006 in Gujarat and UP last year 2021. Here a spread epidemic in between of the corona epidemic, and all four serotypes are prevalent. Virus prevalent all over except Himalayan region and Kashmir. हिमालयन रीजन और कश्मीर में यानी कि वो कैसे हो गए वहां पर कि वो कोल्ड स्टेट्स है, कोल्ड रीजन में ये नहीं होता. अब हम इसमें बात करेंगे कि डेंगू फीवर है तो उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे. हाँ, आप लोगों को ये जो है इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारा जो
CME है ये जूम पर हो रहा है इस समय, और जूम पर मीटिंग का आज के समय में ये 30 मिनट्स के स्लॉट्स है। तो 9 PM से स्टार्ट हुआ, तो 9:30 पर आप सब लोगों को दोबारा इसमें ज्वाइन कर लेना है सेम आईडी पर, क्योंकि ये 30 मिनट्स के पहले क्या होता था कि जूम पर 40 मिनट्स के स्लॉट्स होते थे, लेकिन अब ये केवल 30 मिनट्स के स्लॉट्स हैं। इसलिए अभी जैसे ही जो है 9:30 होगा, तो हम लोग दोबारा सेम मीटिंग पर सेम आईडी से सेम पासवर्ड से या लिंक पर शेयर आप जो है ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेंगू फीवर यानी उसके क्लिनिकल फीचर्स। तो डेंगू फीवर के क्लिनिकल फीचर्स में इंक्यूबेशन पीरियड, यानी मॉस्किटो जो हमको बाइट करता है जिसके अंदर पहले से वायरस है, तो हमारे बॉडी में ये मल्टीप्लाई होता है 2 to 7 डेज इसमें टाइम लगता है। देयर राइज द सडन फीवर 40 to 41 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि लगभग जो है 100 से 102 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो जाता है। सम नॉन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स भी होते हैं, यानी कि इसके ऐसे सिम्टम्स जो कि जनरली अलग अलग तरीके के, जैसे सीवियर मस्कुलर पेन, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, यानी कि हमारे पूरे बॉडी में पेन होगा और हमारे आई के पीछे पेन होने लगता है। हिपेटोमेगैली, लीवर बढ़ गया, हमारे स्किन के ऊपर रैश हो जाते हैं, फेशियल फ्लश, रेड फेस होगा, फीवर सबसाइड्स इन 2 to 7 डेज। जब ये फीवर स्टार्ट हुआ तो उसके बाद 2 to 7 डेज में होगा, एंड मे बी बाईफेजिक, बाईफेजिक मींस ये 2 टाइम्स इसमें राइज एंड डाउन, इस तरीके से फीवर का क्लिनिकल फीचर होता है डेंगू फीवर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यानी कि डेंगू है तो हम और कौन सी सेम बीमारियां होंगी जिनसे हमको जो है सेपरेट करने की जरूरत होती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, मीजल्स, रूबेला, जर्मन मीजल्स, मलेरिया, मेनिंजोइंसेफेलाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस एंड सेप्टिसिमिया। ये डिफरेंट डिजीज हैं जो कि सिमिलर होती हैं, एक जैसे ही उसमें क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, इसलिए हमको उसमें सेपरेट करने की जरूरत होती है। WHO who that definition, what the definition by the WHO? The acute febrile illness with 2 or more of the following, यानी कि इनमें से जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर 2 या 2 से ज्यादा उसमें कोई भी जो है क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं तो डेंगू फीवर में ये WHO उसको जो है कंसीडर करता है। बाद में इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे कि हेडेक, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, माइल्जिया, आर्थ्रल्जिया, रैश, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन, ल्यूकोपेनिया, हिपेटोमेगैली कॉमन, सभी में हिपेटोमेगैली तो होगा, लेकिन ऊपर 2 या 2 से ज्यादा अगर मिल रहे हैं तो WHO उसको कंसीडर करता है एज डेंगू फीवर। डेंगू हेमरेजिक फीवर, यानी कि डेंगू फीवर है उसमें से एक कंडीशन डेवलप होती है, सेकंड कंडीशन है दैट इज द डेंगू हेमरेजिक फीवर। क्यों ऐसा हेमरेज होता है? तो सिंपल सा सबको मालूम है कि इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। विद दैट secondary infection with another serotypes leads to antibody mediated enhancement, यानी कि जो है जब एक सीरोटाइप से इन्फेक्शन हुआ और दूसरा सीरोटाइप भी उसमें बॉडी में आ जाता है तो एंटीबॉडी बनते हैं और वो एंटीबॉडी इस डिजीज को और बढ़ाते हैं। हेट्रोटाइपिक एंटीबॉडी अलग अलग टाइप्स के हैं, आर प्रो नॉन प्रोटेक्टिव एंड फेल टू न्यूट्रलाइज द वायरस, यानी कि जो है इस वायरस का अगर हम देखें, जब हमारे बॉडी में जब इंसेक्ट ये मॉस्किटो बाइट करता है तो उसके बाद ये हमारे बॉडी में स्किन के नीचे लिम्फ है, लिम्फ में जाएगा और लिम्फ से ये ब्लड में पहुंच जाता है। और इस वायरस का जो प्राइमरी सेल्स है, टारगेट सेल है, वो प्लेटलेट्स होते हैं। तो प्लेटलेट्स में इसका साइकिल चलता है और उसके बाद जब ये साइकिल, जो कि शुरू में आपको बताया इंक्यूबेशन पीरियड, तो उसमें जब साइकिल चलता है तो वो मल्टीप्लाई कर गया प्लेटलेट्स के अंदर। जब प्लेटलेट्स बर्स्ट हो जाती है तो फिर कई वायरस उस सेल से बाहर निकलते हैं और दूसरे प्लेटलेट्स के ऊपर इन्फेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से प्लेटलेट्स कम होते चले जाते हैं।
वहीं से जब ब्लड से सर्कुलेट होती है, जब हमारे बोन मैरो में पहुंचता है, तो बोन मैरो में जाकर के ये दोबारा उनको इफेक्ट करता है। प्लीज आप लोग जो है दोबारा इसमें ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारा जो है कुछ सेकंड में ही ये मीटिंग रीजॉइन करना पड़ेगा। 30 मिनट्स का टाइम पूरा हो रहा है। यहाँ पर हम ओके डिस्कस सर, कर करो रहे थे। कंटिन्यू। हाँ सर, नाउ आगे सर स्टार्ट करें। लगभग ज्वाइन कर लिया है 12। हो गए 12-13 लोग हो गए, शुरू ओके कर सर। दीजिए सर, हाँ सर। कंटिन्यू करें। So here, when the virus antibody complexes taken by the monocytes, मीन्स जहां पर जो है आपको बताया था कि हेट्रोटाइप्स यानी कि दूसरे एंटीबॉडीज बनते हैं जो वायरस को न्यूट्रलाइज करने में फेल हो जाते हैं, तो उनको मोनोसाइट्स होते इनगल्फ कर लेते हैं। कल पहले कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर उनको इनगल्फ करते हैं। एंड देन वायरियन मल्टीप्लाई इन द ह्यूमन मोनोसाइट्स दे इज प्रमोटेड, यानी कि मोनोसाइट्स के अंदर ये जो वायरस होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और वहीं पर इनकी ग्रोथ होती है। There is the activation of CD4 and CD8 lymphocytes and that release the cytokines, यानी कि जो है ये हमारे जो है लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट दो तरीके के होते हैं, एक CD4 सेल, CD8 सेल्स, और ये जो है एक्टिवेट होते हैं, इनसे जो है डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं, इनको बोलते हैं लिम्फोकाइंस या साइटोकाइंस, एंड दैट एक्टिवेट द कंप्लीमेंट सिस्टम, और जिसके अंदर डिप्रेशन होता है C3 एंड C5 का। कंप्लीमेंट सिस्टम एक हमारा ब्लड सर्कुलेशन में ऐसे डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, तो वो जो है वहां पर एक्टिवेट होते हैं। नाउ देयर इज द डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर देखेंगे कि ये वायरस के वन ये डिफरेंट है, उनके एंटीबॉडीज है। डेंगू वन वायरस यानी कि वन सीरोटाइप है, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है। अब ये इसके एंटीबॉडीज बनते हैं, तो एंटीबॉडीज यहाँ पर कैसे हैं? दो तरीके के। एक एंटीबॉडी होते हैं जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी हैं, और दूसरे एंटीबॉडी कैसे हैं? नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। तो दोनों को यहाँ पर जो है ब्लैक कलर से दिखाया नॉन न्यूट्रलाइजिंग, और ग्रीन कलर से दिखाया गया न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। ये दोनों जब न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी वही बाइंड करेंगे, नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है वो बाइंड नहीं करते हैं, और इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। नाउ हाइपोथेसिस ऑन द पैथोजेनेसिस ऑफ डेंगू हेमरेजिक फीवर हियर, यानी कि उसके बाद दोबारा इन्फेक्शन कैसे होता है। In a subsequent infection, the pre-existing heterologous antibodies form complex with the new infecting virus serotypes, यानी कि जो एंटीबॉडीज बने हैं वो एंटीबॉडीज जो नए वहां पर इन्फेक्शन हुआ है उससे ये बाइंड कर जाते हैं, बट डू नॉट न्यूट्रलाइज द न्यू वायरस। एंटीबॉडी बाइंड तो हो गए लेकिन उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते। So here we can see here the second non-neutralizing antibody, यानी कि जब बाइंड तो हो गए सामने दिखाई दे रहे हैं लेकिन उसको वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड इन्फेक्शन भी हुआ सेकंड सीरोटाइप से। एक और हाइपोथेसिस पैथोजेनेसिस का है जो कि हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट, यानी कि एंटीबॉडी बन गए हैं उनके कारण ये डिजीज आगे प्रोग्रेस करता है। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच सर्टेन स्ट्रेन ऑफ डेंगू वायरस complex with non-neutralizing antibodies can enter a greater proportion of cells of the mononuclear lineage, means monocytes के अंदर एंड ऑफ द लिम्फोसाइट्स उसके अंदर ये इंटर कर जाते हैं, दैट इंक्रीजिंग वायरस प्रोडक्शन, जिसमें वायरस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। नाउ डेंगू हेमरेजिक फीवर, इसका पैथोलॉजी अगर हम देखें, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट उसका काम क्या? C3 और C5, तो इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ गया। तो परमेबिलिटी बढ़ेगा तो वहां से क्या होगा?
लॉस ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम वेस्कुलर कंपार्टमेंट, ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर आ गया। तो फ्लूइड बाहर हुआ तो क्या हुआ, हीमो कंसंट्रेशन, यानी कि ब्लड अब इसके अंदर ईएसआर अगर हम देखेंगे तो ईएसआर इसमें जिसको यानी कि हीमेटोक्रिट वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी पीसीबी, हीमेटोक्रिट वैल्यू पीसीबी ये बढ़ गया क्योंकि हमारा ब्लड है उसके अंदर से फ्लूइड बाहर निकल गया, एंड दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर द शॉक। डिसऑर्डर ऑफ hemostasis involving thrombocytopenia, vascular changes and coagulopathy, यानी कि जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो डिफरेंट चेंजेस होते हैं उनके अंदर प्लेटलेट्स कम हो गए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ब्लड वेसल्स के अंदर चेंज हुआ एंड कोआगुलोपैथी, कोआगुलेशन होने लगा। सीवियर डेंगू हेमरेजिक फीवर विद फीचर ऑफ शॉक, यानी कि पहले कंडीशन क्या है जिसमें प्लेटलेट्स कम हो गए थे, प्लेटलेट्स कम होने के साथ साथ अब उसमें से फ्लूइड लॉस भी हो गया, तो अब कंडीशन जो डेवलप हुई उसको बोलेंगे डेंगू शॉक सिंड्रोम, DSS। There is often WHO criteria for the diagnosis often occurs with differences of the fever, swelling, all of the following must be present, यानी कि इसमें ये सब चीजें होना चाहिए तो हम डेंगू हेमरेजिक फीवर उसको बोलेंगे। पहली कंडीशन है फीवर, दूसरा हेमरेजिक टेंडेंसी। हेमरेजिक टेंडेंसी पता कैसे लगेगा, जब हम जो है ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, मींस टॉर्निक्विट टेस्ट इसको बोलते हैं, जो पॉजिटिव होता है, हमने जो है जब टॉर्निक्विट यानी कि ये बेल्ट बांध दिया जब, तो इसके बाद जब हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में अगर हम 5 मिनट्स के लिए उसको रोकेंगे तो वहां पर कई इसमें पेटेचिया डेवलप होंगे, यानी कई स्पॉट होंगे, ब्लीडिंग स्पॉट्स, पेटेचिया, इकाइमोसिस और परप्यूरा। ब्लीडिंग फ्रॉम अदर साइड्स दूसरी जगह पर ब्लीडिंग कहीं पर भी बॉडी में होने लगा, नोज से ब्लीडिंग हुआ या जो है थ्रोट से ब्लीडिंग हुआ, यूरिन में, स्किन में, कहीं पर भी पॉसिबल होता है। देयर इज अ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मींस द नंबर ऑफ द प्लेटलेट्स लेस देन द 1 lakh per cubic millimeter। एविडेंस ऑफ प्लाज्मा लीक, हमारे बॉडी में एविडेंस ऐसे होने चाहिए जिससे पता लगे कि हाँ प्लाज्मा लीक हो रहा है, तो कैसे पता लगेगा, देयर राइज इन हेमेटोक्रिट, that is the as 20% or more above the average, and then drop in HCT, pleural effusion, ascites, hypoproteinemia, यानी फ्लूइड जब लॉस हुआ तो कहाँ गया होगा, या तो हमारे प्लूरल कैविटी में गया होगा या एब्डोमेन में, या प्रोटीन्स की कमी होगी तो हमारे सबक्यूटेनियस स्पेस में इस तरीके से चला गया होगा। यस, ये यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरीके के ये स्पॉट्स हैं कि जो कि हमारे यहाँ पर कैसे हैं, ये पेटेचिया, इस तरीके से स्पॉट्स ब्लीडिंग के डिसऑर्डर दिखाई देते हैं। डेंगू शॉक सिंड्रोम, इसके अंदर ऑल ऑफ द एबव, यानी ऊपर के जितने भी फीचर्स हैं इसके साथ साथ वहां पर क्या मिलेगा, एविडेंस ऑफ सर्कुलेटरी फेलियर, पल्स रैपिड वीक पल्स, वीक होगा लेकिन फास्ट होगा, नैरो पल्स प्रेशर, डिफरेंस पल्स प्रेशर का कम हो जाएगा 20 mmHg, कोल्ड क्लेमी स्किन, रेस्टलेसनेस ऑफन प्रेजेंट विद, इसके साथ साथ एब्डोमिनल पेन होगा जिससे हम कंफ्यूज किससे करते हैं, मिस्टेकन फॉर एक्यूट एब्डोमिनल इमरजेंसी। नाउ ग्रेडिंग ऑफ डेंगू वायरस इन्फेक्शन, तो डेंगू वायरस के कई टाइप्स होते हैं, डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर, इसमें जो है यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें 1, 2, 3 एंड 4, तो 3 और 4 है डेंगू हेमरेजिक फीवर, इसके साथ साथ डेंगू शॉक सिंड्रोम ये ऐड हो जाता है जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इम्यून रेस्पॉन्स टू डेंगू इन्फेक्शन, यानी कि जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है। जब शुरू में इन्फेक्शन होगा तो IgM एंटीबॉडीज इन लेट एक्यूट और कन्वलेसेंट स्टेज, यानी स्टार्ट हुआ उसके थोड़े से टाइम के बाद हमें 5 से 7 दिन, यानी अगर हम देखें तो फीवर आया और 5 डेज के बाद हमको जो है IgM एंटीबॉडीज मिलने लगती है।
and laterally IgG which last for several decades, जब ये IgG डेवलप होगा तो यानी दसियों साल तक ये जो है IgG वहां पर परसिस्ट करते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन देयर इज द अदर इन्फेक्शन, दोबारा इन्फेक्शन हुआ है, देयर इज द हाई IgG लेवल राइज एंड स्मॉल राइज इन IgM। दोबारा जो सेकेंड ये वायरस आया तो उसमें क्या होगा, IgG लेवल ज्यादा रहेगा। क्रॉस रिएक्शन विद अदर फ्लैवी वायरस, दूसरे वायरस जैसे कि जो है ये तो डेंगू वायरस है, दूसरे कोई भी वायरस हैं जो कि फ्लैवी यानी कि इंसेक्ट से हो रहे हैं तो उनके अंदर क्रॉस रिएक्शन इसमें होते हैं। इन्फेक्शन विद वन सीरोटाइप्स डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट अदर सीरोटाइप्स। जो शुरू में बात किया था कि इसमें जो एंटीबॉडीज बनते हैं तो वो एक ही वायरस के लिए इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, दूसरे वायरस के लिए इम्यूनिटी इसमें डेवलप नहीं होती है। ना अब हम आते हैं इसमें कि लैब डायग्नोसिस इसकी क्या क्या करवानी पड़ती है। तो डेंगू वायरस के लिए इसमें जो टेस्ट हैं दैट इज इन पेयर्ड सीरा शोइंग 4-fold राइज और फॉल, यानी कि इसमें हम जो है सभी के लिए, चारों के लिए इसमें एक साथ इसमें एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे, एंटी सीरा इसमें सीरम टेस्ट करेंगे और उसकी क्रॉस रिएक्टिविटी इसमें देखेंगे। IgM टाइप एंटीबॉडीज इन द लेट एक्यूट कन्वलेसेंट सीरा इन द प्राइमरी इन्फेक्शन, अगर हुआ है इन्फेक्शन तो सबसे पहले IgM टाइप एंटीबॉडीज मिल रहा है अगर, तो इसका मतलब ये इन्फेक्शन इसमें इन्फेक्टिव कंडीशन में प्राइमरी इन्फेक्शन है। और वहीं पर जब ये IgG एंटीबॉडीज हाई टाइटर मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है ये इन्फेक्शन पहला वाला ये कंप्लीट हो चुका है और दूसरा इन्फेक्शन इसमें आ गया है। वायरल आइसोलेशन सेंसिटिविटी 50%, अगर हम वायरस को आइसोलेट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं तो ये 50% से कम में ही ये पॉजिटिव मिलता है, यानी कि चांस अच्छे नहीं होते। जबकि RT-PCR हम करवाएं तो उसमें ये पता लग जाता है, RT-PCR से 90% पे पॉजिटिव मिलता है, फिर भी जो है कुछ परसेंट केसेस में ये 10% में तो इसमें पता नहीं लग पाता है। WHO का क्राइटेरिया इसके अंदर डेंगू फीवर में क्या है, प्रोबेबल केस, यानी कि अभी हमें पता नहीं है, तो उसके अंदर क्या होगा, दियर द कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट पॉजिटिव, सपोर्टिव सीरोलॉजी, एक्यूट हाई टाइटर दैट मींस 1280, जब हम डाइल्यूट करते हैं तो 1280 प्लस तक ये मिलेगा, कंपेरेबल टू द IgG एलिसा और पॉजिटिव IgM, उससे हम कंपेयर करेंगे। और अकरेंस एट द सेम लोकेशन एंड सेम टाइम एज अदर कंफर्म केस, उसी एरिया में दूसरे केसेस हैं तो सेम एरिया में सेम टाइम में मिल रहे हैं तो उनसे हम क्या करेंगे, वहां पर कंपेयर करते हैं। कंफर्म केस, कैसे कंफर्म केस होगा, आइसोलेशन ऑफ वायरस फ्रॉम द सीरम, ऑटोप्सी स्पेसिमेन, बाई चांस किसी की डेथ होती है और उसके अंदर ऑटोप्सी करते हैं तो उसके अंदर वायरस को देखते हैं तो वो कंफर्म हो जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डेंगू वायरस एंटीजन इन सीरम, CSF, ऑटोप्सी टिश्यू, यानी कि जो है इस वायरस के डिफरेंट जो एंटीजन हैं उनको हम सीरम, CSF और ऑटोप्सी टिश्यू में अगर देखते हैं तो उससे पॉजिटिव होता है, कंफर्म ये सभी डायग्नोसिस होते हैं। डिटेक्शन ऑफ द डेंगू वायरस जीनोम बाय द PCR, यानी कि जो RT-PCR पहले आपको बता चुके हैं तो सेम वहां पर ये PCR होता है, उससे ये हमें पता लगता है। नाउ मैनेजमेंट ऑफ डेंगू फीवर, तो डेंगू फीवर का हम क्या करेंगे, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, कुछ भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसमें नहीं होता है। एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक देते हैं। अवॉइड एजेंट्स विच में इंपेयर प्लेटलेट्स फंक्शन एंड एस्पिरिन, स्पेशली एस्पिरिन, हमको ऐसे कोई भी एजेंट नहीं देना है जिससे प्लेटलेट्स पर फर्क ज्यादा पड़े, क्योंकि प्लेटलेट्स ऑलरेडी कम होने लगती है और डिस्पिरिन वगैरह तो बिल्कुल नहीं देना होता है। नाउ मैनेजमेंट ऑफ डेंगू हेमरेज फीवर, अगर इसमें जो है हेमरेज हो रहा है, ऐसी कंडीशन है तो हमको पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। क्लोजली मॉनिटर फॉर द शॉक डेवलप हो रहा है तो उस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। रिपीटेड हीमेटोक्रिटिक मेजरमेंट,
यानी कि जो पीसीवी है, जो हेमेटोक्रिटिक वैल्यू है, इसका बार बार हमको देखना पड़ता है। इफ HCT राइजिंग बाई मोर देन 20%, IV फ्लूइड एज 5% डेफिसिट, मीन्स 20% से ज्यादा फर्क पड़ रहा है तो IV फ्लूइड हमको 5% देना पड़ता है। स्टार्ट विद द DNS 6 to 7 ml पर किलोग्राम पर आवर, यानी कि बॉडी वेट के हिसाब से देखते हैं तो 6 to 7 ml 1 किलोग्राम बॉडी वेट और 1 घंटे के हिसाब से इसको देना पड़ता है। जब इंप्रूवमेंट होने लगे, मीन्स इंप्रूवमेंट रिड्यूसली ग्रेजुअली डिक्रीज ओवर 24 to 48 आवर्स, 24 से 48 घंटे बाद हम क्या करेंगे, उसको फ्लूइड का IV फ्लूइड कम कर देंगे। नो इम्प्रूवमेंट, इसके बाद भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ एंड इंक्रीज अप टू 15 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट पर आवर, मीन्स ऐसे में हमको क्या करना पड़ेगा, 15 ml तक भी देना पड़ता है अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। कोलॉइड सॉल्यूशन भी देना पड़ता है, प्लाज्मा देना पड़ता है। नाउ डेंगू हेमरेजिक फीवर, if having the more than 20% HCT above normal, then start IV fluid, that is the ringer lactate or kinase 6 to 7 ml per kilogram per hour। HCT को मॉनिटर करना है, हार्ट रेट, पल्स रेट देखना है। अब इसमें 2 क्राइटेरिया है। इफ देयर इज द इंप्रूवमेंट, HCT डिक्रीज एंड BP rises, then reduce the fluid, IV fluid, that is the 3 ml per kilogram per hour, and if there is a further improvement, then there is a further improvement, then IV fluid that we can they are discontinue after 24 to 48 hours. And if there is a HCT rises and pulse pressure falls, heart rate rises, then we have to increase the fluids, that the 10 ml per kilogram body weight per hour. If no improvement, then it will increase up to the 15 ml पर किलोग्राम पर आवर, यानी कि ऐसे में हमको बढ़ाना पड़ता है। और अनस्टेबल वाइटल्स हैं सभी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, देयर इज द CVP लाइन, यूरिनरी कैथेटर, रैपिड फ्लूइड बोलस, एंड देन देयर विल बी HCT राइजेस एंड देन कॉलॉइड्स, फ्लूइड हमको यानी कि प्लाज्मा देना पड़ता है। HCT फॉल, द अदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी उसमें करना पड़ता है। Now, revised WHO classification, that is in the 2009 by the probable dengue, warning sign and severe dengue। कैसे हम सबसे पहले कैसे जो है पता करेंगे कि वहां पर डेंगू जैसा कुछ पता लग रहा है, लिव इन, ट्रेवल टू एंडेमिक एरिया, उस एरिया में जाएंगे, देखेंगे कोई गया हुआ है कि ऐसी कोई भी अगर पेशेंट ऐसी एरिया में जाके लौट के आया है कि जहां पर एंडेमिक यानी डेंगू होता ही है, तो हमको डाउट हो जाना चाहिए। देन फीवर, दैट इज मोर देन 2 ऑफ द डिफरेंट कंडीशंस, nausea, vomiting, rash, itches and pains, and tourniquet test positive, ल्यूकोपेनिया, ऐसे डिफरेंट साइंस मिल रहे हैं 2 या 2 से ज्यादा, तो हमारा जो है डायग्नोसिस यानी क्लासिफिकेशन में प्रोबेबल डेंगू में आ जाता है। और वहीं पर अगर इसमें से कुछ यानी वार्निंग साइन है, जैसे कि एब्डोमिनल पेन और टेंडरनेस, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, बार बार वॉमिटिंग हो रहा है, क्लिनिकल फ्लूइड एक्युमुलेशन, कहीं पर भी फ्लूइड एक्युमुलेशन, प्लूरिसी या एसाइटिस, इस तरीके की कंडीशन मिल रही है, लिथार्जी, रेस्टलेसनेस, बेचैनी हो रही है, लिवर इनलार्जमेंट मोर देन 2 सेंटीमीटर, and in the laboratory increase HCT concurrent with the rapid decrease in the platelets count, HCT बढ़ रहा है और रैपिड डिक्रीज हो रहा है प्लेटलेट्स का कंपैरेटिवली, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हुआ ना तो पीसीबी इंक्रीज कर जाता है। तो ये सब वार्निंग साइन है। अब सीवियर कंडीशन में कौन कौन से क्लिनिकल फीचर होंगे, सीवियर प्लाज्मा लीक एंड देन शॉक, फ्लूइड एक्युमुलेशन विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, severe bleeding, severe organ involvement, that is they are the as liver,
there will be hepatomegaly, liver ALT or AST that increase more than 1000 and impaired consciousness. प्रिवेंशन में हम क्या ध्यान देंगे? देयर इज एंटी मॉस्किटो मीजर, यानी मॉस्किटो को हमको भगाना है, मॉस्किटो से बचना है। तो बचने के लिए क्या करेंगे? अवॉइड ओपन स्टैग्नेंट वाटर इन एंड अराउंड होम, हमारे घर के आसपास कहीं पर भी पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। बेड नेट्स का यूज करना चाहिए। लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथिंग, लंबे यानी कि हमारे बॉडी के पार्ट से कम खुले हों, लॉन्ग स्लीव वाले सभी कपड़े पहने। इन हाउस स्प्रेइंग, यानी कि जो मॉस्किटो रेपिलेंट्स हैं उनका हम यूज करें। पीडियाट्रिक डेंगू वैक्सीन, बच्चों के लिए वैक्सीन है, उसका हम यूज करें। थैंक यू वेरी मच। हमारा जो है टॉपिक इससे रिलेटेड हमने कंप्लीट किया। जो भी आपको इससे रिलेटेड आप सभी को क्वेरीज हैं वो कोई भी आप पूछ सकते हैं।